नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर करमवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, श्री कृष्ण गवर्नमेंट कॉलेज कमाली, रेवाड़ी। साथियों, आज हम विश्व इतिहास की प्राचीन सभ्यताओं में एक सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता रोम की सभ्यता का अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम के हिसाब से इस सभ्यता में हम 3 मुख्य बिंदुओं को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रोम में गणतंत्र स्थापित हुआ और किस तरह से गणतंत्र का विकास हुआ। इसके अलावा रोमन समाज कैसा था, रोमन अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है जो लौह युग से संबंधित है। आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो वर्तमान इटली देश के आसपास 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास बदलाव शुरू हुए, जो पूरे विश्व में अब कांस्य युग चल रहा था, वो धीरे धीरे यहाँ भी समाप्त हुआ और यहाँ पे लौह युग शुरू हुआ। जहां तक रोमन सभ्यता की पृष्ठभूमि की बात आती है, तो जो रोम के साहित्यिक आख्यान है उनके हिसाब से आप देखें तो ऐसा माना जाता है कि 753 ईस्वी पूर्व के आसपास 2 भाइयों ने, रोमुलस और टामस नाम के 2 भाइयों ने वर्तमान इटली में जो टाइबर नदी थी उसके किनारे पे रोम शहर की स्थापना की और धीरे धीरे ये जो शहर था आसपास की 7 पहाड़ियों तक फैल गया और इसमें और दूसरे लोग भी आके बसने लगे और ये प्रगति की तरफ आगे बढ़ा। इसी क्रम में आगे चलकर आप देखेंगे कि अलग अलग शासकों के समय में, अलग अलग शासन प्रणालियों के समय में एक ऐसा भी दौर आया कि जो एक छोटे से रोम शहर से जिस सभ्यता की शुरुआत हुई थी, वो रोमन सभ्यता एक विशाल साम्राज्य में बदली। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं रेड कलर से, कि ये सभ्यता अपने चरम काल में, विशेषकर जो साम्राज्यवादी काल था अगस्टस और सीजर के समय में, उसमें लगभग आधे से ज्यादा यूरोप, पश्चिमी एशिया का, एशिया माइनर का क्षेत्र और उत्तरी अफ्रीका के जो भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों तक एक विशाल आकार ले लेती है। इस सभ्यता को बसाने में लैटिन जाति के लोग, ऑस्कन, ग्रीक, एट्रुस्कन और सेबाइन, ये एक मिश्रित से विभिन्न जातियों के लोगों ने इस सभ्यता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस सभ्यता के अलग अलग जो पहलू हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली बात आती है कि, और जिसके लिए ये सभ्यता सबसे ज्यादा याद की जाती है, सबसे ज्यादा इसको पढ़ा जाता है, कि इस सभ्यता में गणतांत्रिक व्यवस्था एक तरह से किस तरह से शुरू हुई, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से आगे बढ़ी, इस पे अब हम बात करेंगे। तो रोमन गणतंत्र का भी अपना एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, लेकिन रोमन गणतंत्र के इतिहास को समझने से पहले मैं आपका ध्यान एक बार रोमन सभ्यता के राजनीतिक इतिहास की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि जो ये लगभग 753 या 750 ईस्वी पूर्व से लेके और 476 ईस्वी तक का ये जो लगभग 1200-1300 साल का जो काल है, इसको अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने 3 बड़े भागों में बांटा है। पहला जो काल था जिसको राजतंत्र का काल कहा गया है, 753 ईस्वी पूर्व से 509 ईस्वी पूर्व तक रहा। दूसरा जो काल था जिसको गणतंत्र काल कहा गया है, वो 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक रहा। और जो तीसरा फेज था, तीसरा जो चरण था, जिसको साम्राज्य काल भी कहा जाता है, जिसमें एक विशाल साम्राज्य स्थापित होता है, वो 27 ईस्वी पूर्व से 476 ईस्वी तक रहा। तो इस तरीके से गणतंत्र को भी हम इस तरह से समझेंगे कि राजतंत्र का जो प्रारंभिक दौर है उसमें भी कुछ गणतांत्रिक संस्थाएं थी। वो गणतांत्रिक संस्थाएं धीरे धीरे मजबूत होती हैं और जो बीच का गणतंत्र काल आता है उसमें वो अपने चरम पे पहुंचती हैं, और जो अंतिम साम्राज्य काल आता है उसमें फिर वो गणतांत्रिक संस्थाओं का पतन शुरू हो जाता है और पुनः राजतंत्र मजबूत होता है। तो इस पूरे प्रक्रम के दौरान हम इस गणतंत्र की इस पूरी जो एक तरह से प्रक्रिया थी और गणतंत्र की जो पूरी एक विकास की गति है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले जहां तक उत्पत्ति की बात आती है कि गणतंत्र, तो उत्पत्ति जो वहां के स्रोत मिले हैं, लिखित स्रोत मिले हैं, इतिहास के बारे में जितनी भी वहां पे पुस्तकें हैं, उसमें कहीं कहीं ये जिक्र है कि 750 ईस्वी पूर्व के आसपास जब ये रोमन साम्राज्य लौह युग के दौरान अपना आकार ले रहा था, तो उसी दौरान एक सीनेट जैसी संस्था की वहां स्थापना हो जाती है। सीनेट एक तरह से एक जनप्रतिनिधि संस्था थी, लेकिन ये सारी जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती थी।
ये राजा की, यानी कि राजा जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो एक वो व्यक्ति जिसको शासन चलाने के लिए प्रमुख पद दिया जाता था, ये ध्यान रहे। तो उसकी मदद के लिए सीनेट होती थी। प्रारंभिक जो सीनेट थी, जो शुरुआती दौर में हमें दिखाई देती है, उसमें लगभग 300 के करीब सदस्य जो रोम के समाज का कुलीन वर्ग था, जिसको पैट्रिशियन कहा जाता था, उस वर्ग से आते थे। यहां थोड़ा सा एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोम का समाज मोटे तौर पर 3 भागों में बटा हुआ था। एक जो कुलीन वर्ग था, उच्च वर्ग, जिसमें राज परिवार और वो सब लोग थे, उसको पैट्रिशियन कहा जाता था, ये सबसे शक्तिशाली वर्ग था। एक बीच का मध्यम वर्ग था जिसको प्लेबियन कहा जाता था, और एक सबसे नीचे दास वर्ग था। ये शब्द बार बार आएंगे, इसलिए मैंने पहले स्पष्ट किया है। तो सबसे जो उच्च वर्ग था, कुलीन वर्ग था, ये जो सीनेट के 300 सदस्य इसी में से चुने जाएंगे, राजा ही इनको चुनेगा। दूसरी बात इसमें थी कि एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में काम करेगी, ये एक तरह से राजा को एडवाइस करेगी। और एक जो महत्वपूर्ण काम की, राजा की अकस्मात अगर मृत्यु हो जाती है, किसी वजह से राजा का पद खाली रहता है, तो जब तक नया राजा नहीं बनाया जाता तब तक राजा की शक्ति इस सीनेट के हाथ में रहेंगी। तो प्रारंभिक स्तर पे आप कहीं न कहीं देखेंगे कि चाहे एक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग से ही ये सीनेट जैसी संस्था बनी है, लेकिन कहीं न कहीं ये राजा को निरंकुश होने से रोक रही है। तो इसमें एक स्पष्ट बात ये थी कि अब धीरे धीरे वहां पे गणतांत्रिक संस्था की, दूसरी एक गणतांत्रिक संस्था का माहौल भी तैयार हो रहा है। इसी दौरान, राजतंत्र काल के दौरान ही एक दूसरी संस्था स्थापित होती है, जिसका नाम था कोमिटिया क्यूरीमाटा। कोमिटिया क्यूरीमाटा ये किस तरह की संस्था थी? इस संस्था में भी पैट्रिशियन लोग ही थे, लेकिन उनकी अब संख्या को थोड़ा सा बढ़ाया गया। सारे पैट्रिशियन वर्ग को 30 वार्डों में बांटा गया। वार्ड को क्यूराई कहा जाता था। क्यूराई शब्द से ही ये क्यूराटा शब्द बना है, जो संस्था का नाम था। एक तरह से असेंबली थी ये। राजा के चुनाव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की इस संस्था को पावर थी कि राजा का जो चुनाव है, राजा का जो नॉमिनेशन हुआ है, उसको, उस नाम को स्वीकार भी करे और उसको रिजेक्ट भी कर सकते थे। तीसरा, इनके पास न्याय के क्षेत्र में भी काफी शक्तियां थी, जो ये नई संस्था बनी थी। और विशेषकर ये वो संस्था थी जिसमें राजा ने अगर किसी न्याय के मामले में फैसला किया है तो उसके खिलाफ इस संस्था में, इस असेंबली में, यानी कि ये जो सभा थी जिसका नाम कोमिटिया क्यूराटा था, इसमें वो अपील कर सकते थे। और जितने भी बिल पास होते थे, प्रस्ताव पास होते थे, वो इस संस्था में पास स्वीकृति लेना जरूरी था, नहीं तो फिर वो कानून नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राजतंत्र का जो पहला फेज था, उसमें भी कुछ गणतांत्रिक संस्थाएं हैं जो राजाओं की शक्ति पे अंकुश लगा रही हैं, इसलिए ना तो वो निरंकुश हो सकते थे। और ध्यान देना, मैंने पीछे बताया था कि वो वंशानुगत भी नहीं था पद, क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद राजा का ही बेटा या राजा परिवार का ही व्यक्ति बैठेगा, ये बिल्कुल नहीं था, बल्कि नाम तय होता था और उस नाम पे सीनेट में बहस होती थी। उसके बाद जो सभा थी वो उस पर तय करती थी कि इसको राजा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो राजतंत्र पे पहले दौर में जो गणतंत्र की उत्पत्ति हो रही है, उसमें राजतंत्र पे ये संस्थाएं कहीं न कहीं अंकुश लगाने का काम करती थी। लेकिन एक लिमिट क्या थी, एक कमी क्या दिखती है, दोष क्या है यहाँ पे, कि इन दोनों ही संस्थाओं में रोमन समाज का जो केवल उच्च वर्ग था, कुलीन वर्ग था, उसी के ही लोगों को सदस्यता मिलती थी। तो ये एक बड़ी वो थी। और इसी वजह से आगे चलकर आप देखेंगे कि कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच एक लंबा संघर्ष वहां चला कई सौ सालों तक। और इस संघर्ष ने ही कहीं न कहीं गणतंत्र की प्रगति को तय किया, क्योंकि संघर्ष इसी बात को लेके था कि गणतंत्र में हमें भी अधिकार मिले। प्लेबियन जो वर्ग था, यानी कि जो मध्यम वर्ग था, जो बीच के दर्जे का वर्ग था, वो जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उसमें कारीगर लोग थे, हस्तशिल्पी थे, उसमें व्यापारी थे, उसमें स्वतंत्र किसान थे, उसमें कलर्क थे, तो वो भी चाहते थे कि हमें इस तरह की संस्थाओं में अधिकार मिले, हम भी सत्ता में भागीदारी प्राप्त करें। तो लगातार एक तरह से संघर्ष यहाँ पे चल रहा है। और उस संघर्ष का परिणाम क्या निकला कि आगे चलकर इसी राजतंत्र काल के दौरान सर्वियस नाम का जो शासक हुआ है, उसके काल में काफी सुधार हुए। गणतंत्र को और मजबूत करने के लिए उसके द्वारा काफी ऐसे कदम उठाए गए। और सबसे महत्वपूर्ण जो कदम था वो एक नई संस्था, एक नई गणतांत्रिक संस्था, एक तीसरी संस्था उसके समय स्थापित हुई, जो प्लेबियन वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए थी।
ध्यान देना, प्लेबियन वर्ग के लोगों को भी शामिल किया जाए। प्लेबियन कौन है? जो मध्यम वर्ग, जो अभी मैंने बताया, जो अब तक पहले दो संस्थाओं में भागीदार नहीं थे। ये जो संस्था थी कॉमिटिया सेंचुरियाटा, इसमें दोनों वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता था कि पैट्रिशियन को अलग करके और केवल प्लीबियन को, तो प्लीबियन को पैट्रिशियन के ही साथ शामिल किया था, यानी कि उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग, इसमें दोनों शामिल होंगे। एक तो नई बात ये थी। पूरे दोनों वर्गों को 21 एक तरह से वार्डों में बांटा गया, कबीलों में बांटा गया, और हर वार्ड से इसमें सदस्य बनाए गए। उसके बाद आगे ये भी देखा गया कि हर आय वर्ग के भी हों, तो आय वर्ग के आधार पर भी सर्वियस नाम के शासक ने इन दोनों वर्गों को 5 बड़े भागों में बांटा, और इन 5 भागों को आगे सेंचुरीज में बांटा। ये सेंचुरीज शब्द से ही इस संस्था का नाम कॉमिटिया सेंचुरियाटा पड़ा है। तो हर सेंचुरीज से कहीं न कहीं उसमें प्रतिनिधित्व हो, इस तरह की व्यवस्था सर्वियस ने की। और धनी, अब जो धनी प्लेबियन वर्ग था, क्योंकि शुरुआत में तो सभी प्लेबियन भी शामिल नहीं हुए। प्लेबियन भी कौन से आए शुरू में इस तीसरी संस्था में? जो अमीर थे, जो धनी थे, जो समर्थ थे, बड़े जो किसान थे। लेकिन आगे चलकर ये संघर्ष तो अभी जारी है, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। तो एक ऐसा भी दौर आया कि जब ये जो संस्था थी, जो तीसरे नंबर पे डेवलप हुई थी, सेंचुरियाटा जो संस्था थी, ये जो दूसरे नंबर की संस्था थी कॉमिटिया क्यूरियाटा, उसका स्थान ले लेती है। आगे चलकर सारी शक्तियां ये जो संस्था है, जो प्लेबियन लोगों के लिए थी, जो मध्यम वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए थी, ये सारे अधिकार अपने पास ले लेती है। और जो ये सर्वियस नाम के शासक ने सुधार किए थे गणतंत्र की प्रगति के लिए, इसी वजह से जो सर्वियस का स्थान रोमन इतिहास में वैसा ही है जैसा यूनान में सोलन नाम के शासक का था, जो हमने उन सभ्यताओं में पढ़ा है। तो इस तरह से कहीं न कहीं जो पहला राजतंत्र का जो दौर था, उसी में ही ये संस्थाएं अस्तित्व में आ चुकी थी। आगे चल के जब गणतंत्र काल आया 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व के मध्य, तो इन जो गणतांत्रिक संस्थाओं को और ज्यादा वाइड किया गया, इनमें और ज्यादा इंक्लूसिव किया गया, इसमें और ज्यादा स्तर के लोगों को शामिल किया गया। क्या क्या स्टेप इस दौरान उठाए गए? एक तो जो एक व्यक्ति राजा होता था पहले राजतंत्र काल में, वो उसकी जगह इस पद को खत्म करके 2 नए पद बनाए गए, जिनको काउंसलर या मजिस्ट्रेट कहा जाता था। 2 पद होंगे, दोनों का कार्यकाल 1-1 वर्ष का होगा, और दोनों को बराबर शक्तियां दी गई। बराबर इसलिए शक्तियां दी गई कि वो एक दूसरे को निरंकुश होने से रोके, एक दूसरे पर नियंत्रण रखे, और ये जनता द्वारा चुने जाएंगे। इनके नाम का प्रस्ताव जनता रखेगी। इसके अलावा आपात स्थिति में, अगर कोई इमरजेंसी देश के ऊपर आती है, तो आपात स्थिति में इन दोनों को पदों से हटाकर एक नया डिक्टेटर का पद क्रिएट किया गया। वो डिक्टेटर जो है कम से कम 6 महीने के लिए वो डिक्टेटर का पद बना सकते थे। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे करके एक नए प्रकार का गणतंत्र वहां पे नया रूप ले रहा है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि इस दौर में भी, इस दौर के अंदर भी जो ये संस्थाएं हैं, जो गणतांत्रिक संस्थाएं हैं, ये शक्तिशाली हो रही हैं। ये भी शक्तिशाली हो रही है, इनकी सदस्य संख्या भी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि कुछ बदलाव ऊपर के स्तर पे हो रहे हैं। राजा का पद हटा के और 2 मजिस्ट्रेट, और अगर मजिस्ट्रेट भी विफल होते हैं तो एक डिक्टेटर का पद बनाया गया। अब क्या था कि गणतंत्र काल में प्लेबियन और पैट्रिशियन जो वर्ग था, उसका संघर्ष और तेज हो गया, सत्ता को लेके, भागीदारी को लेके, अधिकारों को लेके। तो ऐसी स्थिति में जो प्लेबियन वर्ग था वो अब ताकतवर बन के उभर रहा है। वो अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूकता के साथ, और एक बड़ी इनके हाथ में ये थी कि है ना, रोम और बड़े नगरों का बहिष्कार करने का एक तरह से वो करते थे, एजेंडा रखते थे। तो पैट्रिशियन वर्ग के ऊपर ये बड़ा दबाव बना देते थे कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम नगर को छोड़कर चले जाएंगे, राजधानी को छोड़ के चले जाएंगे, हम ये व्यापार और इस तरह के काम को छोड़ देंगे। तो इस तरह के दबाव बना बना के इन्होंने काफी कुछ हासिल किया, तो कहीं न कहीं गणतंत्र की प्रगति को ही दर्शाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 494 ईस्वी पूर्व में प्लेबियन लोगों ने पैट्रिशियन लोगों पे दबाव बना के कुछ नियम कानून बनाए, और उसके तहत पहली बार 494 ईस्वी पूर्व में 2 पद सर्जित किए गए ट्रिब्यून के नाम से। ट्रिब्यून के नाम से 2 पद दिए गए जो प्लेबियन लोगों के लिए होंगे, यानी कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए होंगे। ट्रिब्यून का क्या रहेगा? ये मजिस्ट्रेट
और सीनेट के जो आदेश थे उनको भी रद्द करने की शक्ति इनको दी गई। यानी कि मजिस्ट्रेट जो सर्वोच्च दो अधिकारी थे वो भी अगर कोई कानून बनाते हैं और ट्रिब्यून को लगता है कि ये कानून ठीक नहीं है, या सीनेट ने कोई प्रस्ताव पास कर दिया इनको ठीक नहीं लगा, उसको भी ये रद्द कर सकते थे। कौन? ट्रिब्यून। और ये किस वर्ग से होंगे? प्लेबियन। तो आप देखिए अब प्लेबियन वर्ग कहीं न कहीं गणतंत्र में शक्तिशाली हो रहा है। इसके बाद आगे चलकर चूंकि ये डिमांड और ज्यादा बढ़ रही थी तो ट्रिब्यून के जो पद थे वो 2 से बढ़ाकर कुछ समय बाद 10 कर दिए गए। अब 10 जो सदस्य थे ट्रिब्यून में वो सारे प्लेबियन वर्ग से आएंगे, यानी कि मध्यम वर्ग से आएंगे। तो एक तरह से जो ये वीटो पावर मिला था ये एक बहुत बड़ी ताकत बढ़ने का संकेत था कि अब इस गणतंत्र की प्रगति में कहीं न कहीं मध्यम वर्ग की भागीदारी भी सशक्त तरीके से हो रही है। आगे चलकर दूसरी महत्वपूर्ण जीत प्लेबियन वर्ग की जो संघर्ष चल रहा था उसमें 451 ईस्वी पूर्व में 12 तख्तियों का कानून लाया गया। मजबूर किया गया उच्च वर्ग को, कुलीन वर्ग को, उस वक्त की व्यवस्था को कि भाई आप और ज्यादा हमें सुविधा दो। 12 तख्तियों का कानून, इसको लॉ ऑफ 12 टेबल्स बोला जाता है। इसमें क्या मुख्य बात थी? एक तो कि पैट्रिशियन वर्ग के जो मजिस्ट्रेट मनमाने तरीके से कुछ फैसले देते रहे होंगे, स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं भेदभाव वर्ग के आधार पर करते होंगे, तो वो फैसले अब प्लेबियन के ऊपर लागू नहीं होंगे, यानी कि उनसे मुक्ति मिल गई। अब उसका ये विरोध कर सकते थे, उसको नहीं मान सकते थे। दूसरा, जनसाधारण वर्ग को भी बराबर अधिकार देने की बात इस 12 तख्ती कानून में की गई। और जो प्लेबियन और पैट्रिशियन के बीच पहले विवाह संबंध भी नहीं होते थे, या अगर होते थे तो उनको वैधता नहीं थी। ये पैट्रिशियन वर्ग ने अपने आप को थोड़ा सा कुलीन वर्ग के रूप में अलग रख रखा था, लेकिन अब प्लेबियन वर्ग उससे वैवाहिक संबंध बना के एक मेलजोल स्थापित करना चाह रहा था। तो इस 12 तख्ती कानून के तहत उनको यह भी अधिकार मिला कि इस तरह के अगर दोनों वर्गों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं तो वो पूरी तरह से वैध होंगे, उनको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। इसी तरह का एक बड़ा पड़ाव आया 376 ईस्वी पूर्व में, जिसके तहत प्लेबियन वर्ग के लोग अब काउंसलर भी चुने जा सकते हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट जैसे पद भी अब इनके पास आ गए। जो 2 मजिस्ट्रेट की बात मैंने की थी कि अब वो 2 मजिस्ट्रेट गणतंत्र काल में स्थापित हुए थे राजा की जगह पे, अब तक वो प्लेबियन वर्ग के लोगों के लिए नहीं थे, लेकिन अब ये था कि उनमें से वो प्लेबियन वर्ग के भी मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। और आगे चलकर तो ये हुआ कि जो सर्वोच्च पद इमरजेंसी काल के लिए बनाया गया था डिक्टेटर का, वो डिक्टेटर का पद भी प्लेबियन वर्ग के व्यक्ति के हाथ में आ सकता था। इस तरह से इसको और ज्यादा फ्लेक्सिबल कहीं न कहीं किया गया। 281 ईस्वी पूर्व में हार्टिंशियन लॉ के द्वारा ये किया गया कि जो सामान्य वर्ग है, जो सामान्य वर्ग की जो सभा थी कॉमिटिया सेंचुरियाटा, उसको सर्वोच्च विधानसभा मान लिया गया। यानी कि अब इतनी मजबूत हो गई थी वो पिछले 200-300 सालों के संघर्ष में कि सीनेट और वो दूसरी जो संस्थाएं थी उनकी बजाय अब ये जो संस्था थी कोमियाटा सेंचुरियाटा, इसको एक तरह से सर्वोच्च विधान निर्मात्री संस्था माना गया। इसकी स्वीकृति के बगैर कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता था। तो ये एक तरह से चरम अवस्था थी इस रोमन गणतंत्र की कि कहीं कहीं अब वो संस्था जो एक बहुत छोटे रूप में आई थी अब वो उस स्तर पे आ गई है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल संस्था है और सबसे ज्यादा वो महत्वपूर्ण संस्था है। तो इस तरीके से कुछ शासक विशेष का भी बड़ा योगदान इसमें रहा, जैसे सर्वियस का मैंने जिक्र किया। आगे चलकर आप देखेंगे कि जूलियस सीजर जो 68 ईस्वी पूर्व से 44 ईस्वी पूर्व के मध्य पावर में रहते हैं रोम में, उनके समय में भी उनका भी प्रयास था कि भाई इस गणतंत्र को और ज्यादा मजबूत किया जाए, जनता में समानता स्थापित करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया और प्रजा और सरकार के बीच घनिष्ठता स्थापित करने का उनके द्वारा काफी प्रयास हुआ। लेकिन आगे चलकर जब 44 ईस्वी पूर्व में सीजर की हत्या हो जाती है और जो अगला शासक बना कुछ समय के बाद ऑगस्टस, उसके बाद आप देखेंगे कि ऑगस्टस के शासक बनने के बाद धीरे धीरे जो शासक था उसने सारी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर ली और धीरे धीरे जो ये गणतांत्रिक संस्थाएं थी इनका पतन होने लगा। हालांकि इन संस्थाओं का अस्तित्व बना रहा साम्राज्यवादी काल में भी, लेकिन धीरे धीरे ये संस्थाएं कम महत्व की हो गई। जितना नियंत्रण पहले था उतना नियंत्रण नहीं रहा और आगे चलकर तो बिल्कुल निरंकुश और वंशानुगत राजतंत्र जैसी व्यवस्था स्थापित हो गई रोम में, जो साम्राज्यवादी काल में आपको दिखाई देती है। तो इस तरह से कुल मिला के जब हम इस पूरी यात्रा का, गणतंत्र की यात्रा का मूल्यांकन करेंगे तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर गणतंत्र की परिभाषा पे इसको, इस कसौटी पे अगर इसको हम
मूल्यांकन करते हैं तो कुछ इसकी सीमाएं हैं, जैसे कि दास वर्ग इसमें शामिल नहीं है। प्लेबियन वर्ग को भी लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पे एक तरह से अधिकार दिए गए। फिर प्लेबियन वर्ग में भी ध्यान करने की बात यह कि प्लेबियन वर्ग में भी जो छोटा किसान था, मजदूर था, हस्तशिल्पी था, उसकी बजाय प्लेबियन वर्ग का जो अमीर वर्ग था उसको ही ज्यादा फायदा मिला इस गणतंत्र में। जो बड़े व्यापारी थे, बड़े किसान थे, है ना, स्वतंत्र किसान थे, तो कुछ अपनी सीमाएं, जैसे महिलाओं को शामिल नहीं किया गया इसमें, दास वर्ग को शामिल नहीं किया गया। तो कुल मिला के कुछ सीमाओं के बावजूद भी, लेकिन उस समय आज से हजारों साल पहले इस तरह का प्रयोग उन्होंने किया था, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। तो इस तरह से आप पूरा रोमन सभ्यता में गणतंत्र की उत्पत्ति और विकास को देख सकते हैं। जहां तक बात आती है रोमन सभ्यता के सामाजिक जीवन की, तो इसमें आप देखेंगे कि जब भी हम किसी समाज को डिस्कस करते हैं, ध्यान देने की बात है, तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह होती है कि समाज का वर्गीकरण कैसा है। क्या समाज में कोई वर्गीकरण है? क्या सब बराबर है? अगर बराबर नहीं है तो किस तरह के वर्ग हैं, किस तरह से उनका विभाजन है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि रोमन समाज में 3 बड़े वर्ग आपको दिखेंगे। 3 वर्गों में समाज विभाजित था। उच्च वर्ग, जिसको कुलीन वर्ग भी कह सकते हैं, अभिजात्य वर्ग, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जिसको पैट्रिशियन कहा जाता था, जिसका मैंने पीछे जिक्र किया। दूसरा मध्यम वर्ग जो प्लेबियन था, और तीसरा जो बड़ा वर्ग था उसमें दास वर्ग, जो मैंने पिरामिड के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश की है। उच्च वर्ग में कौन आएंगे? एक तरह से जो एम्परर है, या जो शासक है, या जो उस वक्त के जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, राजा के आसपास के काम करने वाले बड़े उसके अधीक्षक थे, है ना, या सीनेटर्स थे, सीनेट के जो सदस्य थे, या दूसरी जो 2 संस्थाएं थी उनके जो सदस्य थे, वो एक तरह से पैट्रिशियन वर्ग के ही थे। आगे चलकर जब तीसरे संस्था का डेवलपमेंट हुआ, तब वो प्लेबियन वर्ग जो था कहीं न कहीं राजनीति और उसमें आगे आता है। नहीं तो सबसे ज्यादा अधिकार संपन्न, आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी पैट्रिशियन वर्ग था। मध्यम वर्ग में जैसे मैंने बताया कि जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था, जो स्वतंत्र किसान थे, जो हस्तशिल्पी थे, जो कारीगर थे, वो सब प्लेबियन वर्ग में है। इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो बहुत बुरी भी नहीं थी। तो हालांकि इनको प्रारंभिक दौर में कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक अधिकार और उस तरह की चीजें नहीं मिली हुई थी, लेकिन कुल मिला के इनकी स्थिति ठीक थी। जब हम कंपैरिजन करते हैं सबसे निचले वर्ग का, जिसको आप दास वर्ग कह सकते हैं, दास वर्ग में कौन थे? ज्यादातर तो वो लोग थे जो आक्रमणों के दौरान दूसरे क्षेत्रों से बंदी के रूप में लाए जाते थे। ये वो वर्ग था जो सारी उम्र, सारी जिंदगी, कई पीढ़ियां तक जिनकी दास्तान गुजरती थी, इनको बिल्कुल अधिकार नहीं था। बड़े अमानवीय व्यवहार इनके साथ होते थे, बहुत दयनीय स्थिति में ये लोग रहते थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बहुत ही गरीब तबका है जो समाज का, जो बिल्कुल किसान ऐसा जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, वो भी कहीं न कहीं दास वर्ग में शामिल था। तो ये समाज का एक बड़ा वर्ग था जिसके पास किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं था। तो विश्व की दूसरी सभ्यताओं की तरह भी एक तो पहली विशेषता यहाँ एक सामाजिक वर्गीकरण दिखाई देता है। दूसरा इसमें पारिवारिक संगठन, जो कि सबसे पहली इकाई है। तो यहाँ भी पितृसत्तात्मक समाज है। घर का वृद्ध पुरुष आमतौर पे मुखिया होता था, वो सारे कार्यों का विभाजन करता था और उस विभाजन के हिसाब से सारा परिवार उसके कार्य विभाजन को स्वीकार करता था। तो एक होल्ड कहीं न कहीं पुरुष प्रधान समाज का था, पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम। महिलाओं की स्थिति बहुत जरूरी होता है किसी समाज को जज करने के लिए। तो यहाँ महिलाओं की स्थिति आप कह सकते हैं कि ना तो बहुत अच्छी थी ना बहुत बुरी थी, ठीक ठाक स्थिति आप कह सकते हैं। किस आधार पे? कि जिक्र के आधार पर संपत्ति का अधिकार महिला को कहीं न कहीं था। प्रैक्टिकली कितना था वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ का लिटरेचर जो है, वहाँ के कानून से संबंधित जो पुस्तकें हैं, वो महिला को संपत्ति का अधिकार दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रदा प्रथा जैसी चीज नहीं है वहाँ पे। विवाह की उम्र भी बहुत छोटी नहीं थी, 18-19 तक की आयु में लड़कियों की शादियां भी हो रही हैं, कुछ कम उम्र में भी हो रही हैं। धार्मिक सामाजिक कामों में महिलाएं बहुत बड़े स्तर पे भागीदारी भी करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कुछ उनकी अपनी लिमिट भी है। जैसे तो बहुविवाह पद्धति प्रचलित थी, चाहे ये उच्च वर्ग में थी, लेकिन कहीं कहीं पोजिशन ऑफ वीमेन को डिफाइन कर रही है। इसके अलावा जैसे कि जो गणतंत्र की हमने इतने विस्तार से बात की, उसमें महिला को कहीं स्थान ही नहीं है। शिक्षा भी केवल कुलीन वर्ग की महिलाएं थोड़ी बहुत
शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति हम बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, लेकिन यूनान की तरह बहुत उस तरह से कमजोर भी नहीं है। जहां तक खान पान पहनावे की बात आती है तो वो सामाजिक और आर्थिक स्तर के आधार पर था। जो उच्च वर्ग था वो बड़े विशाल भवनों में रहता था, उनको सारी सुविधाएं थी, अच्छा फर्नीचर, अच्छे औजार बर्तन हथियार सब तरह का, वो अच्छा पहनावा, बहुमूल्य धातुओं के आभूषण, श्रृंगार, पूरा उनका अपनी व्यवस्था होती थी। जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो छोटे घरों में रहते थे, बल्कि जो दास वर्ग था वो तो बहुत से ऐसे थे जिनके पास घर ही नहीं थे, क्योंकि रोमन समाज में इस तरह का प्रचलन था कि भाई एक सामान्य से घर में भी, जो मध्यम वर्ग के घर में भी 8-8, 7-7 दास रहते थे, तो वो तो एक तरह से बेघर जैसी स्थिति में है। तो ये खान पान पहनावा आभूषण श्रृंगार सब व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से तय होते थे, लेकिन विविधता इसमें आपको दिखाई देगी। जो वहां से मूर्तियां मिली हैं, चित्र मिले हैं और जिस तरह के व्याख्यान और आख्यान वहां पे मिले हैं। जहां तक मनोरंजन के साधन की बात है तो दूसरी समकालीन सभ्यताओं की तरह यहाँ भी विविध प्रकार के तीज हैं, त्योहार हैं, धार्मिक आयोजन है, उत्सव है, उस पर ये लोग इकट्ठे होते थे। नृत्य, संगीत इनके भी मनोरंजन का हिस्सा था। बहुत से वाद्य यंत्रों के चित्र मिले हैं, जिक्र मिला है, बहुत से ऐसे संगीतकों का जिक्र आता है। तो वहाँ इस तरह की सारी चीजें, बच्चों के लिए बहुत से खिलौने मिले हैं, खिलौनों के अवशेष मिले हैं। एक दो तीन जो विशेष बात इस सभ्यता में दिखाई देंगी, एक सर्कस जैसा खेल कहीं कहीं सभ्यता में प्रचलित था, जिसमें विविध प्रकार की कलाकारियां दिखाई जाती थी। और वो ये आमतौर पे एक गोल आकार के एक समतल मैदान में इस तरह के खेल होते थे, और उसके दोनों तीनों तरफ एक तरह से सीढ़ी नुमा स्टेडियम की तरह जो है वो भवन बनाए जाते थे, जिसको कोलिजियम कहा जाता था। इस तरह के कोलिजियम रोम में तो अब तक उनके अवशेष मिले हैं। 50-50 हजार की संख्या में लोग संभवतः वहां बैठ पा रहे होंगे। तो कहीं न कहीं ये खेलों को और की सर्कस जैसी गतिविधियों को ये संकेत करता है कि इस तरह के आयोजन होते थे। इसके अलावा तलवारबाजी उनका एक बड़ा मनोरंजन का साधन था, और इसमें ग्लेडिएटर जो एक जिक्र बार बार आता है, जो योद्धा के रूप में तलवारबाजी से लड़ते थे और अंतिम समय तक, जब तक कोई एक खिलाड़ी दूसरे को मार ना दे तब तक ये गेम चलता था। तो इस तरह से कुछ इस तरह के गेम, पशुओं की दौड़, घुड़दौड़, ये सब ये लोग भी करते रहे होंगे। तो इनका अपना एक समाज का अपना एक ढांचा भी था। जहां तक बात आती है आर्थिक जीवन की, तो दूसरी सभ्यताओं की तरह हम 4 प्रमुख मापदंडों पे इनकी अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं। जैसे कृषि व्यवस्था है, तो कृषि में क्या है, चूंकि ये सभ्यता जो थी, और विशेषकर साम्राज्य काल में आप देखेंगे कि ये काफी दूर तक फैले, लगभग आधा यूरोप, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका का तटीय प्रदेश सब इनके एक तरह से नियंत्रण में था। तो विविध प्रकार की कृषि भी दिखाई देती है। साल में 2-2, 3-3 फसलें ये पैदा करते थे। पानी की प्रचुरता थी, उपलब्धता थी, नदियां थी, समुद्र के किनारे बारिश भी खूब होती थी। तो सब तरह का राज्य को बाकायदा लगभग 1/3 तक कर मिलता था। तो कृषि व्यवस्था इनकी ठीक थी। पशुपालन स्वाभाविक रूप से था। पशुओं में वो सारे पशु पालते थे जो जिनको घी दूध प्राप्त होता था, मांस प्राप्त होता था, या बोझा ढोने के काम आते थे, जो कृषि में मदद करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े, गधे, खच्चर, ये सब सामान्य चीज थी। इसके अलावा मांस के लिए मुर्गी, सुअर, मछली का पालन भी होता था। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग भी यहाँ ठीक स्थिति में था, विशेषकर लकड़ी से संबंधित चीजें, धातु से संबंधित। चूंकि ये लौह युग से संबंधित सभ्यता थी, तो तांबे का भी प्रयोग हो रहा है, कांसे के भी प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने लोहे का प्रयोग किया, जो कि तांबे और कांसे से मजबूत धातु थी। तो बड़े स्तर पर यहाँ हस्तशिल्प भी है। मिट्टी के बर्तन बनाना अपने आप में बहुत बड़ा उद्योग था। ईंट बनाना बहुत बड़ा उद्योग था। वास्तु उद्योग अपने आप में बहुत बड़ा उद्योग था। चूंकि समुद्र के किनारों की सभ्यता थी और आगे चलकर इनके द्वारा जल सेना भी बनाई गई, तो बड़े स्तर पर व्यापारियों के लिए और सेना के प्रयोग के लिए बड़े बड़े जहाज, समुद्री जहाज भी बनाए गए। तो इस तरीके से काफी उद्योग और हस्तशिल्प भी यहाँ प्रचलित थे। जहां तक व्यापार वाणिज्य की बात आती है, तो अतिरिक्त जो उत्पादन था उसका स्वाभाविक रूप से व्यापार करेंगे। जैसा मैंने एक स्लाइड में दिखाया भी है कि इस तरह की हाट दुकानें लगती थी जो स्थानीय व्यापार को दर्शाती है। जो छोटे छोटे कस्बे थे उनमें विशेष अवसरों पर बाजार लगते थे। इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्रों के लोग थे वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाते थे। जो स्थानीय व्यापार था उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली का भी प्रयोग होता था। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था, चूंकि ये सभ्यता बाद में चलकर 2-3 महाद्वीपों तक फैली,
तो इनका व्यापारिक संपर्क भारत से भी था, इनका चाइना से भी था, ये यूरोप के बचे पूर्वी और उत्तरी यूरोप के क्षेत्रों से भी संपर्क में थे, अफ्रीका महाद्वीप से भी संपर्क में थे। जैसे मैं भारत की बात करूं तो मौर्य काल के दौरान, यानी कि जिस वक्त मौर्य काल था 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो खुदाई में मद्रास के पास, वर्तमान चेन्नई के पास अरिकामेडू एक जगह मिली है जो रोमन व्यापारियों की बस्ती थी। एक पूरी बस्ती थी, पूरी एक किलेबंद बस्ती थी, जिसमें सारी ही खुदाई में वो वस्तुएं मिली हैं जो कहीं न कहीं रोम के सिक्कों के रूप में हो, चाहे रोम की दूसरी वस्तुओं के रूप में हो। तो वो एक संकेत है कि बड़े स्तर पर ये, यानी कि जो दूरस्थ जो देश थे वहां बाकायदा अपने व्यापारियों के लिए बस्ती बसाते थे, और उस देश के लोग भी फिर इनको संरक्षित करते थे, क्योंकि भारत जैसे देश को भी इनसे व्यापार करने से काफी फायदा मिलता था। इसके अलावा रोमन शासकों ने व्यापार वाणिज्य को सुरक्षित करने के लिए पुलिस चौकियां बनाई, एक थोड़े थोड़े अंतराल पे इस तरह की पुलिस चौकियां बनाई। जैसे भारत में शेरशाह सूरी के समय में इस तरह के प्रयोग हुए थे, और यही पुलिस चौकी आगे चलकर कस्बा और हाट बाजार में बदल गई, क्योंकि सुरक्षा की वजह से यहीं पे बाजार लगने लगे। तो ऐसे काफी संकेत यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ तक कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था तो उसके ऊपर बाकायदा 2.5%, 2.5% एक तरह से चुंगी कर भी यहाँ के शासक लोग वसूलते थे, जो कि उनकी आय का एक बहुत बड़ा साधन था। यातायात के साधन सभी तरह के थे, स्थल मार्ग से भी व्यापार करते थे, जल मार्ग से भी करते थे। तो ये लगभग कई महाद्वीपों तक इनका संबंध था, और अपनी जरूरत की चीजें ये सब जगह से लाते और बेचते थे। विशेषकर जैसे भारत से रंग, मसाले, हाथी दांत यहाँ काफी एक तरह से आभूषणों में प्रयोग होता था, तो हाथी दांत और ये सब चीजें भारत जैसे देशों से मंगवाते। रेशम का आयात ये भारत से और चीन से करते थे। जो रेशम मार्ग जिसका जिक्र आता है अक्सर इतिहास में, सिल्क रूट, ये रोमन साम्राज्य के दौरान ये सिल्क रूट सबसे ज्यादा व्यस्त था, जिसमें सिल्क के साथ साथ वो तमाम चीजें स्थल और जल मार्ग से रोमन लोगों तक पहुंचती थी। तो इस प्रकार इनका अपना एक आर्थिक ढांचा भी बड़ा सशक्त था। लेकिन अपनी कुछ कमियां रही, जिसकी वजह से आगे चलकर रोमन साम्राज्य का पतन भी हुआ। अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है इस यूनिट में और इस पॉइंट से, कि इनका पतन कैसे हुआ, क्या वजह थी कि आगे चलकर 5वीं शताब्दी ईस्वी के आते आते रोमन साम्राज्य धीरे धीरे विखंडित हो गया और इतनी महान सभ्यता खत्म हो गई। तो जैसे किसी भी साम्राज्य के पतन के कारण होते, वैसे यहाँ भी आपको दिखेंगे। सबसे पहला, शासकों की अयोग्यता और विलासिता। देखिए, स्वाभाविक सी बात, अगर भारत में भी आप किसी साम्राज्य के विस्तार को उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महान शासक जब हुए हैं तो उन्होंने एक बिखरते हुए साम्राज्य को भी बचाया है। लेकिन अगर शासक योग्य नहीं रहे तो एक अच्छा खासा साम्राज्य भी हाथ से निकला है। चाहे मुगलों का उदाहरण ले लीजिए, चाहे मौर्यों का ले लीजिए, चाहे गुप्तों का ले लीजिए, भारत के संदर्भ में तो वही बात वहां भी लागू होती है। जैसे जूलियस सीजर जैसे शासक और अगस्टस जैसे शासक जब तक रहे तब तक तो मौर्य साम्राज्य, रोमन साम्राज्य बहुत प्रगति करता रहा, बहुत बड़े स्तर पर फैला। लेकिन आगे चलकर न तो शासक योग्य रहे और ना ही उनमें कोई दूरदृष्टि थी, और एक पूरी कंटिन्यूटी ऐसी रही। आप देखेंगे कि अगस्टस के बाद, अगस्टस की मृत्यु के बाद अगले 300 साढ़े 300 सालों तक लगातार कोई ऐसा शासक बीच में हो ही नहीं रहा जो योग्य कहा जाए, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था को किसी तरह संभाल सके। तो आप देखेंगे कि इसमें कैली जैसे शासक हुए हैं, नीरो जैसे शासक हुए हैं। ये अपनी पूरी विलासिता पे तो बहुत पैसा खर्च कर सकते थे, लेकिन ये योग्य नहीं थे, और इनके समय में धीरे धीरे रोमन साम्राज्य पतन की तरफ जाने लगा। विशेषकर विलासिता के मामले में तो जैसे कैली का हम जिक्र करें तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि लगभग 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, अगर हम भारतीय मुद्रा में जिक्र करें, केवल वो अपने दरबार में विलासिता पे खर्च करता था। इसी तरह नीरो के बारे में कहा जाता है कि वो एक समय के भोजन पे ही लगभग 3-4 लाख रुपए खर्च करता था। उसकी पत्नी की एक्स्ट्रावेगेंसीज भी बहुत चर्चित हैं रोम के इतिहास में। इसीलिए कहावत भी वहां प्रचलित हुई कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। तो अयोग्यता और विलासिता शासकों की एक बड़ा कारण है। दूसरा, साम्राज्य बहुत विशाल था। ये देखिए, सारी चीजें जुड़ी हुई है। साम्राज्य विशाल होना इसलिए पतन का कारण बन गया क्योंकि शासक अयोग्य थे, नहीं तो योग्य शासकों ने तो विशाल बनाया था। लेकिन अगस्टस के बाद की परंपरा में आपको कोई ऐसा शासक दिखेगा ही नहीं जो इतना बड़ा साम्राज्य संभाल सके। साम्राज्य कहाँ, ब्रिटेन से लेके फारस तक का साम्राज्य, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा पूरा, बहुत बड़ा साम्राज्य, लगभग 3 महाद्वीपों में फैला हुआ। तो विशालता की वजह से इनके संसाधनों का खर्चा भी बढ़ रहा है।
फिर उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था योगी के लिए, स्थानीय विद्रोह होने लगे, असंतोष फैला, तो साम्राज्य की विशालता अपने आप में आगे चलकर पतन का कारण बनी। शासकों की जो साम्राज्यवादी नीति थी वो भी कहीं न कहीं पतन की वजह बनी, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति के कई पहलू होते हैं, जैसे कि साम्राज्य को फैलाने की वजह से लगातार सैनिक अभियान किए गए एक दौर में। अब सैनिक अभियान जब होंगे तो स्वाभाविक है कि पूरा खजाना तो उसी पे लगा दिया, जो पैसा थोड़ा बहुत खेती के विकास में, व्यापार वाणिज्य के विकास में, उद्योग धंधों के विकास में लगना था, जन कल्याण में लगना था, वो सारा पैसा एक तो उसमें लग गया। एक तो ये वजह रहा। दूसरा क्या हुआ कि आपने बहुत से ज्यादा अपने दुश्मन भी पैदा कर लिए साम्राज्यवादी नीति की वजह से। जब आप लोगों को हरा के जबरदस्ती अपने साम्राज्य में शामिल करोगे तो योग्य शासक तो संभाल लेते हैं, लेकिन जब शासक अयोग्य हो जाए तो वहां पे बगावत, असंतोष हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये भी एक वजह रही। रोमन साम्राज्य का विभाजन भी एक आगे चलकर बड़ा कारण बना कि रोमन साम्राज्य के विभाजन की वजह से, जैसे कि एक शासक हुआ है थियोडीसियस, उसने 385 ईस्वी के आसपास आते आते रोमन साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। अब इससे क्या हुआ कि जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी रोम थी, उसका महत्व धीरे धीरे एक तरह से कहीं कहीं कम हुआ, और एक बंटने की वजह से आय के साधन भी बट गए, कमजोरी भी आई, शासक भी योग्य नहीं है, तो विभाजन को ये संभाल नहीं पाए। शायद विभाजन किया गया इस उद्देश्य से होगा कि विभाजन करके दो हिस्सों में बांटने से व्यवस्था अच्छी कर पाएंगे, प्रशासन को ढंग से चला पाएंगे, लेकिन योग्यता के अभाव में वो विभाजन पतन का कारण बन गया। और इस तरह की स्थिति में फिर क्या होगा, स्वाभाविक है कि जनता में असंतोष फैलेगा, और असंतोष किस में बदल जाता है, फिर विद्रोह में बदल जाता है। विशेषकर जो दूरवर्ती क्षेत्र थे, इटली से दूर, यानी कि रोम जो केंद्र में था, वहां से दूरस्थ जो इलाके थे, बिल्कुल परिफरी के इलाके, जो रिमोट के, जैसे कि स्पेन का एरिया, दक्षिणी इंग्लैंड का इलाका, दक्षिणी जर्मन का हिस्सा, भारत के आसपास का इलाका, अफ्रीका के आसपास का इलाका, मिस्र के आसपास का, तो ये दूरस्थ जो इलाके थे जो कम नियंत्रण में थे, वहां पे विद्रोह और बगावतें शुरू हो गई। तो उनको दबाने में अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ, और धीरे धीरे ये विद्रोह इतने मजबूत हो गए कि उसको पतन की तरफ ले गए। जब शासक योग्य होता है तो सैनिक संगठन मजबूत रहता है, लेकिन शासक जब नहीं संभालता तो स्वाभाविक है कि सैनिक संगठन में भी कमजोरी आएगी। और ये सैनिक संगठन ही था जो साम्राज्य को इतना बड़ा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो अब सैनिकों के संगठन में भी कमजोरी आ गई, समय पे वेतन नहीं मिलता था, हथियारों वगैरह पे काम नहीं हुआ, अच्छी तकनीक का प्रयोग करने के लिए आगे काम नहीं हुआ, विलासी शासक अपनी मौज मस्ती में लगे रहे, सैनिक व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। विशेषकर जब विदेशी व्यक्तियों को सेना में शामिल कर लिया तो सैनिक संगठन में काफी कमजोरी आई। भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है सैनिक संगठन में, जिसकी वजह से सैनिक शक्ति की स्थिरता भी आगे चल के रोमन पतन का कारण बनी। और कई बार ये होता है कि जो राजधानी और उसके आसपास का जो एक आर्थिक सिस्टम है वो मजबूत होता है तो साम्राज्य की मजबूती को दर्शाता है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि रोम जो कि पूरा धुरी था इस पूरे साम्राज्य की, चाहे वो आर्थिक स्तर पे लगा लो, चाहे वो सांस्कृतिक स्तर पे, वो रोम की ही अपनी आर्थिक व्यवस्था में पतन आ रहा है। क्योंकि व्यापार वाणिज्य का जब ह्रास हुआ तो उस ह्रास ने कहीं न कहीं कृषि संकट को पैदा किया, कृषि संकट से राज्य की आय घटी, और राज्य की आय घटने से जो एक आर्थिक संकट पैदा हुआ कहीं न कहीं, वो भी पतन का कारण बना। क्योंकि एक तरफ राज्य ने और ज्यादा कोशिश की होगी लोगों से कर बढ़ाकर पैसा वसूलने की, और लोग पहले ही दयनीय हालात में थे, तो इस वजह से ये सारे कारण जुड़ते जा रहे हैं। सामाजिक गिरावट अपने आप में एक कारण है। किस तरह की गिरावट है कि जो कभी समाज इस तरह से मजबूती के साथ रोमन साम्राज्य को बढ़ाने में साथ लगा हुआ था, वो उतना अच्छा नहीं रहा, आपसी संघर्ष चल रहा है। मैंने गणतंत्र के विकास के क्रम में आपको बताया था कि वहां पे लगातार पैट्रिशियन और प्लेबियन वर्ग का संघर्ष है। उस संघर्ष से राजनीतिक स्तर पे तो अच्छी चीज निकल के आई कि वहां गणतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन एक सभ्यता और साम्राज्य के हिसाब से अगर आप चीजों को देखेंगे तो ये कहीं न कहीं सामाजिक टकराव जो है वो राज्य को कमजोर करता है। विशेषकर दास वर्ग की जो स्थिति थी, महिलाओं की जो स्थिति थी, उसको लेके भी फिर ये कहीं न कहीं पतन जैसी स्थिति बन रही है। दास प्रथा अपने आप में फिर इनके लिए बाधा बन गई थी आगे बढ़ने में, क्योंकि एक बड़े स्तर पर दास है, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, उसमें असंतोष है, आक्रोश है, वो विद्रोह में शामिल हो जाते थे। इसके अलावा जैसे बड़े शहरों में
जो मूल जो रोमन लोग थे वो इतने आलसी हो गए थे दासों की वजह से कि वो कोई काम ही नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि वहाँ के आख्यानों में ये शिकायत मिलती है कि किसान जो वहाँ का मूल किसान है, जमींदार है, उसने भी खेती की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था क्योंकि वो दासों पर निर्भर हो गया था। तो ये भी कहीं कहीं संकट पैदा कर रहा है। और रही सही कसर फिर लास्ट में आप देखेंगे कि बाहरी जो आक्रमण हुए उन्होंने कहीं न कहीं इस पतन को निश्चित रूप से तेज कर दिया। जैसे कि गोथ जाति के आक्रमण, जो बर्बर जातियां थी आसपास की, गोथ हैं, फ्रैंक हैं, वेंडल हैं और हूण विशेषकर, तो जो आंतरिक कमजोरियों की वजह से लगातार इनके ऊपर विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। विशेष रूप से जो 446 ईस्वी के अंदर हूणों का जबरदस्त आक्रमण हुआ था रोमन सभ्यता और रोमन समाज पे, तो उसके बाद ये बिल्कुल बिखर गए, तहस नहस हो गए और फिर ये सभ्यता वापस उभर नहीं पाई और धीरे धीरे ये सभ्यता खत्म हो गई। इस तरह से आप देखेंगे कि एक ऐसी सभ्यता जिसका अपना एक बहुत महान स्थान रहा है इतिहास में, लौह युग की एक विशेष सभ्यता में इनका अपना एक स्थान है। साम्राज्य का विस्तार के अंदर भी इनका बहुत बड़ा स्थान था। दूसरी तरफ इन्होंने गणतांत्रिक संस्थाओं के रूप में भी दुनिया को बहुत बड़ी देन दी है। सीजर और ऑगस्टस जैसे शासक, सर्वियस जैसे शासकों ने जहाँ एक तरफ उन्नति के चरम पे पहुंचाया राजनीति और आर्थिक और सामाजिक दुनिया को, दूसरी तरफ वहाँ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी स्थापित हुई। शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान, गणित, इन क्षेत्रों में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन कुछ आंतरिक कमजोरियों की वजह से धीरे धीरे ये सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी विश्व इतिहास में इस रोमन समाज, रोमन सभ्यता और रोमन संस्कृति का, रोमन गणतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और दुनिया आज भी किसी न किसी रूप में इनसे काफी बातें सीख रही है। तो ये था रोमन सभ्यता का, गणतंत्र का विकास, समाज और अर्थव्यवस्था। आपने इसको ध्यान से सुना, समझा, धैर्य के साथ इसको जाना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।